Hello student, this is part first of chapter number 10 gravitation. In previous chapter 8 or 9 we have learned about the motion of object and force as the cause of motion. We have learned that a force is needed to change the speed or direction of the motion of an object. We always observe that an object dropped from a height falls toward the earth. We know that all the planets go around the sun, the moon goes around the earth. In all these cases, there must be some force acting on the object. The planets and on the planets and on the moon, Newton could grab that the same force is responsible for all these. This force is called the gravitational force. In this chapter, we shall learn about the gravitational force and gravitation and universal law of gravitation. We shall discuss the motion of object under the influence of the gravitational force on the earth. We shall study how the weight of a body varies from place to place. We shall also discuss the conditions for the objects to float in liquid. So these topics we have to cover in this chapter. Actually, we already know मोशन अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट में लेके आना है एंड और किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को अगर उसको रेस्ट स्टेट में लाना है मीन्स अगर आपको if you want to change the state of an object then you required force. अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट रेस्ट या मोशन को आपको चेंज करना हो तो आपको फोर्स रिक्वायर्ड होता है. बट जब आप देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट जैसे प्लैनेट को आप देखते हैं रिवॉल्व करते हैं, सैटेलाइट्स भी रिवॉल्व करती है अराउंड द प्लैनेट्स, तो ये रिवॉल्व कर रही हैं, इनमें मीन्स मोशन हो रहा है. ये मोशन हो रहा है, हमको पता है कि मोशन तो सिर्फ किससे होता है, फोर्स लगेगा किसी ऑब्जेक्ट में तो ही मोशन होगा. तो ये भी प्लैनेट्स भी मोशन कर रहे हैं या सैटेलाइट्स मोशन कर रहे हैं, तो कौन सा फोर्स इन पे लग रहा है. दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स बाय विच planets moving satellites moving around the planet and planets moving around the stars. So gravitation we have to start means meaning of the term. We know that the moon goes around the earth. An object when thrown upward reaches a certain height and then falls downward. जब हम कोई ऑब्जेक्ट फेंकते हैं वो वापस डाउनवर्ड आता है, अर्थ पे आता है. इट इज़ सेड दैट व्हेन न्यूटन वॉज सिटिंग अंडर द ट्री. ये तो एक स्टोरी है कि न्यूटन जब एक पेड़ के नीचे बैठे थे और एक एप्पल उनके सर पे गिरता है. उस एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे तो एप्पल उनके सर पे आता है, गिरता है. तो तब वो सोचते हैं कि एप्पल वाई द एप्पल फॉल डाउन. और उनने सोचा कि एप्पल जो गिरा कि ही थॉट दैट इफ़ द अर्थ कैन अट्रैक्ट एन एप्पल कैन इट अट्रैक्ट द मून. तो उनने सोचा कि जो एप्पल गिरा है नीचे, क्योंकि अर्थ ने उस एप्पल को क्या करा, अट्रैक्ट करा है, तो ऐसे ही क्या मून को अर्थ अट्रैक्ट नहीं कर रहा है. तो मून में जो मूवमेंट है हो रहा है, तो मून क्यों नहीं अर्थ पे गिरता है, क्योंकि अर्थ तो मून को भी अट्रैक्ट करता होगा ऐसे ही जैसे उसने एप्पल को करा है. सो दिस she thought the same type of force is responsible for both cases. He argued that each of the point of its orbits
The moon falls toward the earth instead of going off in a straight line. So it must be attracted by the earth, but we do not really see the moon falling toward the earth. लेकिन हम ऐसा तो देखते नहीं कि मून कभी भी अर्थ पे गिरता है, जबकि क्या हो रहा है, अर्थ इज़ कॉन्टिन्यूसली अट्रैक्टिंग द मून. मून को क्या कर रही है, अर्थ अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन मून कभी भी अर्थ पे नहीं गिर रहा है जैसे एप्पल गिरा था. सो ये अट्रैक्शन है कैसा, हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि ये इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो काम कैसे करता है. आप क्या कर सकते हैं, यू कैन टाई स्टोन विद अ थ्रेड. एक स्टोन को आप एक थ्रेड के साथ बांध सकते हैं और उस थ्रेड को घुमाएं और वो स्टोन आप देखेंगे ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करेगा. सो यहाँ पे ये स्टोन तो है हमारा मून, और ये जहाँ से इसको घुमाया जा रहा है सेंटर पॉइंट ये है अर्थ, और जो ये थ्रेड है वो काम करता है अट्रैक्शन फोर्स के. तो हो क्या रहा है, क्योंकि मून में एक वेलोसिटी है, मून क्या कर रहा है, मूव कर रहा है और अट्रैक्ट हो रहा है अर्थ से. तो क्या होगा कि मून गिरेगा नहीं अर्थ पे, उसके चारों ओर चक्कर लगाएगा. यू कैन सी दिस, यू कैन इवन डू दी एक्टिविटी विद इट. सो ऐसे ही मून भी मीन्स every planets or satellites are moving around the planet or star. So before the thread is released, the stone move in a circular path with a certain speed and change the direction every point. The change in direction involves change in velocity और acceleration. आप देखेंगे डायरेक्शन हर बार बदल रहा है. अभी इसका डायरेक्शन कहाँ है, ऐसे है, बट जब ये इस लोकेशन पे होगा, इस प्लेस पे होगा, इस पोजीशन पे होगा, तब इसका डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे होगा. यहाँ अगर स्टोन आता है घूमते हुए तो इसका डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे होगा. यहाँ अगर आता है तो उसका डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे होगा. तो डायरेक्शन हर बार बदल रहा है. The force that causes the acceleration and keep the body moving along the circular path is acting toward the center. तो कहाँ की ओर एक्ट कर रहा है वो, इट इज़ एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर. मीन्स अगर अर्थ और मून का केस ले रहे हैं तो अर्थ की तरफ वो काम कर रहा है. दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. इसी फोर्स को क्या कह रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कह रहे हैं, जो सेंटर की तरफ लग रहा है, सेंटर से लग रहा है, ऐसे आप कह सकते हैं. सेंटर सीकिंग फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स. In the absence of this, in the absence of this force, the stone falls off along a straight line. This straight line will be tangent of the circular path. तो हो सकता है अगर ये फोर्स ना हो तो क्या होगा, ये जो स्टोन या इस स्टोन के प्लेस पे कोई भी प्लैनेट और सैटेलाइट है, वो क्या करेगा, स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा, सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करेगा. यू कैन सी दिस, ये सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करेगा, इवन ये स्ट्रेट पाथ में चला जाएगा. So this motion of the moon around the earth is due to the centripetal force. This centripetal force is provided by force of attraction of the earth. ये फोर्स कहाँ से, सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिल रहा है, अर्थ से मिल रहा है, क्योंकि अर्थ इसको प्रोवाइड करता है. दिस फोर्स which is given by which is applied by the earth is known as gravitational force, also known as gravitational force. If there were no such force, the moon would pursue an uniform straight line motion. अगर ये फोर्स नहीं होता तो मून क्या करता है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होता. It is seen that a falling apple is attracted toward the earth. Does the apple attract the earth? If so,
we do not see the earth moving toward the apple. One another question is there कि अगर अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट कर रहा था और एप्पल अर्थ पे जाके गिरता है, तो क्या एप्पल अर्थ को अट्रैक्ट करता है? तो अगर करता है तो अर्थ तो कभी एप्पल की ओर नहीं जाती है, एप्पल ही अर्थ की ओर आता है. अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, द एप्पल डज अट्रैक्ट द अर्थ, बट according to the second law of motion, for a given force, acceleration is inversely proportional to the mass of the object. This is very important line written over there. Means each and every object attract to the other object. हर एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, बट उसकी जो अट्रैक्शन फोर्स है, उस ऑब्जेक्ट की जो अट्रैक्शन फोर्स है वो डिपेंड करेगी उसके मास पे, कितना अट्रैक्शन फोर्स वो लगाएगा. मैंने क्या बोला? एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स टू द अदर ऑब्जेक्ट्स. वन बॉडी अट्रैक्ट टू अनदर बॉडी, बट वो अट्रैक्शन फोर्स कितना लगाएगा ये डिपेंड करेगा उसका मास कितना. अगर मास ज़्यादा है उसका अट्रैक्शन फोर्स भी ज़्यादा होगा, अगर मास कम है तो अट्रैक्शन फोर्स कम होगा. तो एप्पल और अर्थ के केस में क्या है? अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है तो उसका अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा है. एप्पल का मास कम है तो उसका अट्रैक्शन फोर्स भी कम है. इसीलिए एप्पल अर्थ को अट्रैक्ट नहीं करता, अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट करता है और एप्पल ही अर्थ की ओर मूव करता है. अगर एप्पल बड़ा होता अर्थ छोटी होती है तो अर्थ मूव करता एप्पल की तरफ, तो अर्थ गिर जाता फिर एप्पल के ऊपर. सो होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में आप देखोगे तो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, F इंटू एम ए. तो m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स. मीन्स मास जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन फोर्स भी उतना ही ज़्यादा होगा. सो द मास ऑफ एप्पल इज़ नेग्लिजिबल स्मॉल कंपेयर्ड देन द अर्थ. हम बात कर चुके हैं. In our solar system, all the planets go around the sun. By arguing the same way, we can say that there exists a force between the sun and the planet. From the above fact, Newton conclude that not only does the earth attract by an apple and the moon, but all the objects in the universe attract each other. This line we already discussed. This force of attraction between the object is called gravitational force. तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसको बोल रहे हैं? जो एक बॉडी दूसरे बॉडी पे जो फोर्स लगा रही है उसको बोल रहे हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स. द ग्रेविटेशनल फोर्स विल डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो नाउ अनदर टॉपिक इज़ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. हम बात कर चुके हैं कि जो ग्रेविटेशन है वो हर बॉडी के पास है, अट्रैक्शन फोर्स हर बॉडी के पास है और उसके मास पे डिपेंड करेगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा. एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स विद अ प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. तो ये कैसे पता चलेगा कितना फोर्स लग रहा है? दो ऑब्जेक्ट के बीच अगर हम देखें फोर्स कितना लग रहा है तो वो फोर्स हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से. और ये फॉर्मूला कैसे आएगा? वी ऑलरेडी नो F इज़ प्रोपोर्शनल टू मास. फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वी नो, क्योंकि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, वन इज़ बिगर एंड अनदर इज़ स्मॉलर. तो दो ऑब्जेक्ट का मास, बिगर ऑब्जेक्ट का मास एंड स्मॉलर ऑब्जेक्ट का मास. कैपिटल एम से इंडिकेट कर दिया, इसको स्मॉल एम से इंडिकेट करा है. F इज़ प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ पे मिस हो गया, लगा नहीं है. F इज़ प्रोपोर्शनल टू M इंटू एम एंड F इज़
also indirectly proportional to 1 upon d square, means d means distance between two object. ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है? क्योंकि आपको पता है ऑब्जेक्ट जितने पास आएंगे उनका अट्रैक्शन फोर्स उतना ज़्यादा बनता है. अगर आप आयरन नेल को मैग्नेट के जितने पास ले जाएंगे आप अट्रैक्शन फोर्स फील ज़्यादा करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा फील करेंगे. दूर जितना ले जाएंगे उतना कम फील करेंगे. मतलब फोर्स ऑब्जेक्ट अगर डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज़्यादा होगा, डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स कम होगा. ये हम बात कर चुके हैं. तो ये ऐसे आप उसको इंडिकेट कर सकते हैं. F इज़ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन दी ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कम होगी, फोर्स ज़्यादा होगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगी, फोर्स कम होगा, इसीलिए ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अब इन दोनों रिलेशंस को हम एक इक्वेशन के अंदर डालते हैं. तो F इज इक्वल टू F प्रोपोर्शनल टू M इंटू एम, F प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर. तो हो जाएगा F इज इक्वल टू F प्रोपोर्शनल टू M इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर. सो F इज इक्वल टू, if we will remove the proportionality sign, so we will place equal और वन कांस्टेंट g हम यहाँ पे कांस्टेंट ले आते हैं. तो F इज इक्वल टू जी M इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर. सो ये फॉर्मूला हमको यहाँ से मिलता है और इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं? इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट. यहाँ पे g की वैल्यू हमको निकालनी हो जाएगी और हमको दी भी हो सकती है. तो यहाँ पे जैसे दी है g की वैल्यू 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और kg बाई kg स्क्वायर. सो ये g की वैल्यू है. सो इफ़ you want to calculate the attraction between two objects, so we just need the mass of the two object and distance between them. So by putting the value in this equation you can get the value here. The value of g you already know. And there is a question, you can solve it by yourself. The mass of the अर्थ का मास दिया है और मून का मास दिया है, डिस्टेंस दी है. तो ये फॉर्मूला है, आप यहाँ से निकाल सकते हैं. फॉर्मूला ये है, मास अर्थ का दिया है, मून का मास दिया है, उनके बीच में डिस्टेंस दिया है, जी की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है. तो आप निकाल सकते हैं उनके बीच में कितना फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो कितना है. और करके भी दिया है, यू कैन सॉल्व इट बाय योर सेल्फ. दिस इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड मून. होप यू अंडरस्टूड. इन द वन अनदर टॉपिक वी कैन डिस्कस इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. क्या इम्पोर्टेंस है वो हम डिस्कस कर लेते हैं. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ. हम अर्थ पे रह पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ. मून का जो मोशन है अराउंड अर्थ वो हो पा रहा है बिकॉज ऑफ यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन. द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन. हमारा प्लैनेट सन के चारों ओर चक्कर लगा पा रहा है बिकॉज ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स. टाइड्स आ पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. तो दीज आर द एप्लीकेशन और इम्पोर्टेंस ऑफ द gravitational law or gravitational force. In the next video we will discuss free fall. Till then, take care of yourself. Thank you.